चलिए, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। देखो बाबू, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डीमोनिटाइजेशन। हम लोगों ने डीमोनिटाइजेशन कल के क्लास में पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन को भी समझा था। तो विमुद्रीकरण हमने यह जाना था कि विमुद्रीकरण का अर्थ होता है किसी प्रचलित मुद्रा के बदले, यानी किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना या समाप्त करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहलाता है। और भारत में विमुद्रीकरण कुल कितनी बार किया गया है? 4 बार किया गया है। पहली बार 1946 में, जब भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो ये तो स्वतंत्रता के पहले हुआ था नोटबंदी। उसके बाद आजादी के बाद पहली बार नोटबंदी कब हुआ? 1978 में। और उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भारत में किस पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ा था। और ये भी देखा था कि जब 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था तो उस समय इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल जी आरबीआई के गवर्नर थे। हीरू भाई एम पटेल उस समय भारत के वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। फिर हम लोगों ने देखा कि 2016 में भारत सरकार ने क्या किया कि 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया, यानी बंद कर दिया, और 500 रुपए के पुराने नोट की जगह नए 500 रुपए के नोट को प्रचलन में लाने का कार्य किए थे। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। और मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया। कब कब? 1949, 1966 और 1991 में। और 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई है जिसके तहत भारत में एलपीजी मॉडल को अपनाया गया है। भारत में उदारीकरण के जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्रमिक रूप से समझ लिया था, पढ़ लिया था। और आज के अपने क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? तो आज हम लोग को पढ़ना है वस्तु एवं सेवा कर। क्या पढ़ना है? वस्तु एवं सेवा कर। सेवा कर, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संक्षिप्त में इसको हम जीएसटी कहते हैं। संक्षिप्त में इसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। और वैसे इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा यह टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएसटी। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो अगर जीएसटी आप नहीं पढ़े हैं तो मान के चलिए अगर जीएसटी का प्रश्न आ गया तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करके रख देगा, क्योंकि आप तो पढ़े हैं नहीं। और जब आप पढ़े नहीं हैं तो सही ऑप्शन को ट्रिक करने में आपको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम, सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में पारित हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगर पूछेगा भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? अब पूछेगा भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है? भारत में जो जीएसटी का मॉडल है किस देश के मॉडल पर आधारित है? अगला पूछ लेगा भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, यानी किस क्रम का देश है? एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये सब नॉर्मल प्रश्न है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा भारत में। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों को समझ लेते हैं कि भारत में विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां पे लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ। और उस समय अगर देखा जाए तो जीएसटी का ज्ञान सबसे पहले फ्रांस में हुआ, यानी जीएसटी का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी। एफिल टावर कहां पर है? पेरिस में स्थित है। भारत ने राफेल विमान कहां से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। किस कंपनी ने राफेल विमान का निर्माण किया है? डेसॉल्ट नामक कंपनी ने। ठीक है, और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुआ? फ्रांस में। कब लागू हुआ? 1954 में। 1954 में भारत में भारत रत्न पुरस्कार का पहली बार वितरण किया गया। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सिराज गोपालाचारी, तीसरे सीवी रमन, यानी 3 लोगों को भारत रत्न 1954 में दिया गया। भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में किया गया, जिसका मुख्यालय कहां है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहां है? मुंबई में। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया और 1954 ईस्वी में ही पद्म पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी। एक एक बात को क्रमिक रूप से आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब भारत में जीएसटी लागू कब हुआ बाबू? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी क्या होता है? लागू होता है। अब सवाल आ जाए कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? जब ऐसा प्रश्न कर ले तो आप याद रखिएगा, कनाडा को मत भूलिएगा। कनाडा एकदम याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। आप इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अब सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ, जीएसटी को लागू करने वाला भारत क्रम के आधार पर कौन सा देश है? तो अगर जब क्रम पूछ ले भारत का तो आप कहेंगे 161वां। कौन सा देश है? 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला। समझ में आया मेरे भाई? अगली बात आपको याद रखना है
जीएसटी दिवस पूछ ले कि जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या लागू हुआ, जीएसटी लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी दिवस भी कब मनाया जाएगा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को भारत में क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाने की जो प्रथा का प्रारंभ हुआ वो कब से, 2018 से। यानी जीएसटी लागू होने के 1 साल बाद 1 जुलाई 2018 से जीएसटी दिवस मनाने की परंपरा का आरंभ हुआ था। एक सवाल और पूछ ले कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। किसकी जयंती के अवसर पर, विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाने की परंपरा का शुरुआत कब से हुआ बाबू, 2018 से। तो इतनी बातें आपको समझने में कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। अगला सवाल पूछ ली, जीएसटी के दोहरे मॉडल, जीएसटी के दोहरे मॉडल का मतलब होगा बाबू सीजीएसटी और एसजीएसटी का सुझाव। यानी सुझाव किसने दिया कि भारत में जो जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है वह किसके सुझाव पर भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को अपनाया गया है, तो याद रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल का सुझाव दिया गया था बाबू। तो ये सारी बातें हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल जब भी पूछा जाए कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। कब से जीएसटी दिवस मनाने का प्रारंभ हुआ, तो 2018 से। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है, 161वां देश है। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा। भारत में जीएसटी का दोहरे मॉडल, दोहरे मॉडल का मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी का सुझाव किसने दिया, तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। और भारत निर्वाचन आयोग देश में चुनाव कराने का कार्य करता है, ये बात आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह वही तिथि है जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो बताइए, आपको इतनी बात समझने में कोई समस्या हुई, बताइए भाई। प्रिंस जी, संजय जी, सोनू बताइए, मनीष जी, ज्ञानेंद्र जी, प्रवीण जी, ये बाबू तो चंद के क्या नाम है वो, आकाश जी। और आपका प्रिय मित्र, आपका क्या नाम है, हाँ दम्बू, नहीं जम्मू बोले हैं, जम्मू नाम है, चलिए बहुत बढ़िया यार। चलो, और आप दोनों का क्या नाम है बहिनी, चलो बढ़िया है। नमो याद रहता तो नमो से एक एक बच्चों को पूछने में आराम रहता है ना। चलो, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मन में कोई प्रश्न है आपके, डर लग रहा है कि सर जी से यदि पूछ लेंगे तो सर जी डांटेंगे, ऐसा कोई भावना तो नहीं चल रहा है मन में, डांटेंगे नहीं यार, आप सीखने आ रहे हो, तो आपको मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सिखाऊं। तो जो भी मन में सवाल हो बेहिचक बेधड़क आप पूछिए, इतनी बात समझने में कोई समस्या नहीं रहे, तब आगे बढ़ा जा। चलो बढ़िया, चलिए ये तो बात हमारा जीएसटी से कुछ नॉर्मल हो गया। अब अगली बात पूछ ले आपसे, जीएसटी के जनक, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जीएसटी के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक माना जाता है। दूसरा सवाल याद रखिए, अगर सवाल पूछ ले जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने दिया, जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो उस समिति का नाम याद रखिएगा विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। और इस समिति का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर, ठीक है, विजय केलकर इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस समिति का गठन कब किया गया था, 2000 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था, ये बात आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगली बात याद रखिएगा, पूछ ले जीएसटी का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया, बताइए। जीएसटी का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया, यानी जीएसटी किस आधार पर होना चाहिए, जीएसटी की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया, तो याद रखिएगा असीम दास गुप्ता, ठीक है। और असीम दास गुप्ता को क्या कहा जाता है,
जीएसटी के वास्तुकार कहा जाता है, जीएसटी के वास्तुकार। जब भी सवाल पूछ ले कि जीएसटी के वास्तुकार कौन थे, तो असीम दास गुप्ता का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने जीएसटी का पूरा मसौदा या जीएसटी का पूरा डिजाइन बनाने का काम किया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछे, जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? जीएसटी की अवधारणा किसने दिया? तो जीएसटी की अवधारणा देने का जो कार्य है वह दिए थे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जो कि वर्ष 2005 में भारत के वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे बाबू। यानी वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वित्त मंत्री, हाँ अब सही है, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2005 में जीएसटी की अवधारणा को पेश किए थे। और याद रखिएगा, यह भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने बाबू क्या किया, जिन्होंने वर्ष 2006 के केंद्रीय बजट में अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया था, अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया। इतनी बातें आपको समझने में कोई दिक्कत? कि जब भी सवाल किया जाए कि भारत के पहले उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अप्रत्यक्ष करों को सबसे पहले बजट के अंतर्गत यानी केंद्रीय बजट में शामिल किए थे और उस पर अपने सुझाव देने का कार्य किए थे, तो कौन थे बाबू? पी चिदम्बरम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अरुण जेटली आपको तो याद ही होंगे, जिन्होंने जीएसटी बिल को सबसे पहले लोकसभा में पेश किए थे, लेकिन आपको इन्हें भी याद रखना है। ये सारे ही नाम आपको याद रखने हैं बाबू, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हो गया? एक बात और याद रखिएगा, 10 नवंबर 2009 ये वर्ष याद रखिएगा, जीएसटी पर पहला चर्चा पत्र जारी किया गया। भारत में जीएसटी पर पहला चर्चा पत्र कब जारी किया गया? अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? 10 नवंबर 2009 को। और उसमें हुआ क्या कि जो उस समय भारत के जितने भी राज्य थे, उन राज्यों के सभी वित्त मंत्रियों ने मिलकर के अपना क्या किया, एक चर्चा अप्रत्यक्ष करों संबंधी यानी जीएसटी संबंधी एक अपना पहला चर्चा पत्र जारी किया था। तो ये तिथि याद रखिएगा, वो तिथि है 10 नवंबर 2009 का, जब पहली बार भारत में जीएसटी से संबंधित पहला चर्चा पत्र जारी किया गया। क्रमिक रूप से एक एक बात आपको समझना है और याद रखना है, क्योंकि सारी ही बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है लाला, तो आप भूलिएगा मत, एक एक बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर जब भी सवाल पूछा जाए कि जीएसटी का मसौदा किसने तैयार किया, असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी के जनक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी के वास्तुकार कौन है, असीम दास गुप्ता। जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने दिया, विजय केलकर समिति ने। जीएसटी की अवधारणा को किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा पेश किया गया था। केंद्रीय बजट में अप्रत्यक्ष करों को शामिल करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। ठीक है, सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। नोट भी हो गया, आगे बढ़ा जाए? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए तब। आ रहे हैं उसमें, इसके बाद संशोधन ही बता रहे हैं। अब मुझे मतलब आप परेशान मत होइए, मैं आपको बता दूंगा बस। ठीक है, वो जो आप 122वां 101वां संविधान संशोधन के कंफ्यूजन जो रहता है आपके दिमाग में, वो दोनों बात मैं आपको आराम से बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया सबका? सब लोग नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, वह है जीएसटी बिल का। जीएसटी बिल, जीएसटी बिल को आप विधेयक भी कहते हैं। बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब क्या होता है? विधेयक। विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव। साधारण भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। ये तीनों नाम अलग अलग बेशक आपको दिख रहे हैं, अर्थ एक ही है। चाहे बिल कहे, चाहे प्रस्ताव कहे, चाहे क्या कहे आपको, विधेयक कहे। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज किसमें रहते हैं बाबू? ज्यादातर कंफ्यूज आप रहते हैं, एक होता है बिल, एक होता है आपका एक्ट। इसी को अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे मैं इस तरह से लिख दूं विधेयक, और यहां मैं लिख दूं अधिनियम, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये एक है कि अलग अलग है, एक है कि अलग अलग है। तो देखिए, चाहे बिल कहे चाहे विधेयक कहे, ये दोनों एक ही है।
जब किसी विषय से संबंधित कोई बातें या विचार, जब किसी विषय से संबंधित कोई प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है और उस पर चर्चाएं प्रारंभ होती हैं, तो उस प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। और मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर यह एक प्रस्ताव है, मैं आप लोगों को इस प्रस्ताव के, अपने प्रस्ताव के बारे में आपको बता रहा हूं, जिस पर आप सभी मिलकर चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो यह प्रस्ताव क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। लेकिन अभी एक अधिनियम नहीं है, अधिनियम नहीं है। जब लोकसभा, राज्यसभा उस विधेयक को पास कर देते हैं और राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, और राष्ट्रपति के सहमति मिलने के बाद यदि वह विधेयक भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो गया, यानी शामिल हो गया है, तो वह विधेयक विधेयक नहीं रह जाता, अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। समझ में आया? तो ये दोनों, एक्ट कहिए चाहे अधिनियम कहिए, दोनों बात एक ही है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत किसी को समझने में? बताइए मेरे भाई, किसी को कोई समस्या नहीं ना हुई यहां पे समझने में? मैंने आप लोगों को बताइए। भाई ज्ञानेंद्र जी, क्या हुआ? कोई डाउट है, कोई सवाल है मन में तो बताइए भाई, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, वरना आगे बढ़ा जाए। भाई आपको आ रहा समझ में? कोई समस्या? बताइए संजय जी, कोई डाउट तो नहीं है? देखो भाई, शर्माना मत, खाने में और पढ़ाई करने में शर्माना मत कि अभी बच्चे हंसेंगे अगर हम पूछने लगेंगे तो। कौन हंसेगा? यहां इतना कोई ज्ञानवान है ही नहीं जो तुम्हारे उपेक्षा करेगा मेरे भाई, या उपहास करेगा। सभी सीखने आते हैं। अगर इतना कोई ज्ञानवान होता तो आज यहां नहीं होते, चाहे हम हुए चाहे आप हुए। सब सीखने आते हैं और अपने मार्गदर्शन के लिए आते हैं। टीचर का काम है एक मार्गदर्शन कराना, और मैं अपनी कुशलता से आप लोगों का सही मार्गदर्शन कराने के लिए क्या हूँ, एकदम समझिए तत्पर हूँ। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरा पूरा सहयोग करें, अपना समर्थन प्रदान करें और अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ बेहतर तरीके से और समय की बचत करते हुए अपना पूरा ध्यान, मनोबल को बढ़ा करके पढ़ाई पे लगाएं, जिससे कि आप पढ़ाई अधिक, मतलब सीमित समय में बेहतर पढ़ाई कर सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो अब जीएसटी विधेयक से संबंधित सबसे पहली बात आपसे याद रखिएगा, ये तो आपका जीएसटी बिल हो गया। तो यहां से ये भाई कहाँ हो गया? हाँ, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सबसे पहली बात आपको यहां से याद रखना है, एक मिनट यार, ये कहाँ हो जा रहा है? हाँ, अब देखिए, अब यहां आपको एक बात याद रखना है, 122वां संविधान, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। बात को जरा समझने का प्रयास करना मेरे शेरों, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई मन में डाउट है, सबसे पहला पॉइंट यहां से आएगा, पेश कब किया गया। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? पेश कब किया गया। अगली बात आपसे पूछ लेगा, यहां पे अगली बात पूछेगा, पारित कब किया गया। अगली बात क्या पूछ लेगा? पारित कब किया गया। ठीक है, एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात आपसे पूछ ले कि राज्यसभा की चयन समिति के द्वारा जीएसटी के संबंध में सुझाव कब दिया गया। तो सबसे पहले हम पेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेश कब किया गया? 19 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 2014 को कहां पर पारित किया गया? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा। यहां पर एलएस का मतलब है लोकसभा, याद रखिएगा। और दूसरी बात आप यहां याद करिएगा, पेशकर्ता, पेशकर्ता का नाम यहां लिख लेते हैं। पेशकर्ता का नाम क्या है? अरुण जेटली, यानी तत्कालीन वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा। तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे उस समय 2014 में कौन थे? अरुण जेटली थे, जिनके द्वारा जीएसटी के विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में क्या किया गया था? पेश किया गया था, अरुण जेटली। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? अब अगली बात याद रखिएगा, अगली बात आपको याद रखना है कि पारित कब किया गया। लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित कब किया गया। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछे तो जब भी पूछ ले कि लोकसभा में पारित कब किया गया, तो इसका तिथि आपको याद रखना 6 मई,
कब याद रखना है? 6 मई 2015 को, यानी लोकसभा में पारित कब हुआ? 6 मई 2015 को पारित हुआ है। एक एक बात मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है? अगला जो तिथि आपको याद रखना है बाबू, अगला तिथि याद रखना है, डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 2015 का तिथि आप याद रखिएगा। 2015 को राज्यसभा की चयन समिति, राज्यसभा की चयन समिति, कौन सी समिति? चयन समिति का जीएसटी के संदर्भ में सुझाव, जीएसटी के संदर्भ में सुझाव दिया गया। किसे दिया गया? लोकसभा में। यानी जीएसटी के संदर्भ में राज्यसभा की चयन समिति ने सुझाव कब दिया? तो 22 जुलाई 2015 को दिया था। ये बात भी आपको याद रखना है। अब आगे यहां से आप देखिएगा, अब इधर आपको समझना है, तो कलर जरा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आपको दिक्कत ना हो। चलो भाई इधर आप ध्यान देना, अब इस साइड में ध्यान देना। अब यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे आपको याद रखना है संशोधित विधेयक, संशोधित बिल लिख लेते हैं। संशोधित बिल पारित कब हुआ? ठीक है, यानी ये जो संशोधित बिल था ये पारित कब हुआ? यही जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में आया था ना, ये लोकसभा में तो कब पारित हुआ है? लोकसभा में 6 मई 2015 को पारित हुआ, और उसके बाद राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने क्या किया? इससे सुझाव दिया, यानी इसमें कुछ संशोधन किया। तो पुनः कहां गया? ये पुनः क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया। तो संशोधन होने के बाद अब यहां पे आपको याद रखिएगा, डेट याद रखना है आपको। डेट कौन कौन सा डेट याद रखना है मुझे बताइए, कौन कौन सा डेट याद रखना है? लोकसभा में कब पारित किया गया? 8 देखिए 3 अगस्त जो आप कह रहे हो, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ है। तो सबसे पहला डेट आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला याद रखना है आपको यहां पे 3 अगस्त 2016। उसके बाद याद रखना है 8 अगस्त 2016। 3 अगस्त को कहां पर? राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित। उसके बाद 8 अगस्त 2016 को कहां पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। इतनी बातें समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पहले बताइए, आया? अब एक बात और याद रखिएगा, अब संसद के दोनों सदनों ने क्या कर दिया गया? संसद के दोनों सदनों ने जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि जब संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा ने पारित कर दिया तो सीधे राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसे जीएसटी विधेयक को क्या कर देंगे? स्वीकृति दे देंगे। नहीं, अभी यहां पे आप एक काम और हुआ है। अब यहां से इस विधेयक को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के पास भेजा गया, यानी राज्यों के विधानमंडल के पास भेजा गया। अब राज्यों की विधान, यह शर्त था कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, विधानसभा का मतलब समझ रहे हो? मैं नहीं समझ रहे हो विधानसभा का मतलब? आप समझ रहे हो विधानसभा का मतलब? आप भी समझ रहे हो? देखो विधानसभा का मतलब होता है कि जो राज्य की विधायिका जो है उसे हम विधानसभा कहते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार जहां से प्रतिनिधित्व करती है, सरकार जहां कानून बनाती है उसको विधानसभा कहती है। ठीक है, विधानसभा में ही कानून बनता है। और राज्यों में अगर केंद्र की बात होगी तो संसद में बनता है, और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है। तो विधानसभा का मतलब समझ गए कि विधानसभा राज्य का विधायिका होती है जहां पर क्या बनता है? कानून, राज्य के शासन को चलाने के लिए। दोनों को अधिकार है, संसद को भी अधिकार है, यानी केंद्र सरकार को भी अधिकार है कि वो कानून बनाए। तो केंद्र सरकार संसद में कानून बनाती है, राज्य सरकार विधानसभा में कानून बनाती है। लेकिन यदि मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य किसी एक ही विषय पर कानून है और दोनों को उस कानून के लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब यहां से कहां चला गया विधेयक? सीधे अब लोकसभा राज्यसभा से विधेयक जब पारित हुआ तो सीधे चला गया राज्यों के पास, राज्य सरकार के पास। अब राज्य में जब पहुंचा तो राज्य उस समय कितने थे? 29 राज्य, और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो उस समय 29 राज्य थे। अब 29 राज्यों की विधानसभाओं के पास गया, यह कहा गया कि देखिए यह संसद में एक बात है कि जब भी राज्यों के पास कोई विधेयक जाता है तो जितने राज्य हैं, यानी उस समय 29 राज्य थे, तो 29 राज्यों का 50% राज्य, यानी टोटल राज्यों का 50% राज्यों की सहमति होना आवश्यक होता है। तो जब यहां से पारित होने के बाद विधेयक कहां गया? राज्यों के पास। तो
यानी जीएसटी बिल राज्यों के पास गया तो टोटल राज्यों का 50% बिल पर मंजूरी देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जीएसटी बिल को मंजूरी किसने दिया? असम ने। जीएसटी बिल को सबसे पहले मंजूरी किसने दिया? असम ने दिया। असम के बाद किसने दिया? 12 अगस्त 2016 को असम ने जीएसटी बिल को मंजूरी दिया है सबसे पहले भारत में। उसके बाद बिहार ने 16 अगस्त 2016 को दिया है। 15वां राज्य तीसरा राज्य झारखंड है। 15वां राज्य कौन है जीएसटी बिल को मंजूरी जिसने दिया? 15वां राज्य गोवा है और 16वां राज्य जो है उड़ीसा है जिसने जीएसटी बिल को मंजूरी दिया था। ठीक है, तो यानी 50% तो हो ही गए। अगर 29 राज्यों का 50% निकालेंगे तो कितना होगा? लगभग 15 मान लीजिए, 15, यानी 16 राज्यों ने क्या किया? जीएसटी बिल को अपनी मंजूरी दे दिया। और जीएसटी बिल को मंजूरी देने के बाद हुआ क्या? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने इस बिल को क्या कर दिए? सहमति दे दीजिए। क्या कर दिए? सहमति। और इसी दिन हुआ क्या? राजपत्र में अधिसूचित कर लिया गया, यानी भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर लिया गया, जीएसटी बिल को अधिसूचित कर लिया गया। ये बात भी आपको याद रखना है कि 8 सितंबर 2016 को जब राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर अपनी मंजूरी प्रदान किए तो उसी दिन जीएसटी बिल भारत के राजपत्र में क्या हो गया? अधिसूचित हो गया, यानी शामिल हो गया। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, कौन सा? 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, मेरी बात समझिएगा कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में आया और इसको लाने का कार्य यानी पेश करने का काम जो थे उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। कब इन्होंने पेश किया? 19 दिसंबर 2014 को। कहां पेश किया? तो लोकसभा में इन्होंने पेश किया था। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा है, इतनी बात। उसके बाद ये लोकसभा में 6 मई 2015 को यह विधेयक पारित हो गया चर्चाएं और बहस के पश्चात। और कहां चला गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा में जब यह गया तो राज्यसभा ने इस विधेयक में संशोधन किया, कुछ परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद उस पर चर्चाएं हुई। फिर उसके बाद वो क्या हो गया मेरे भाई? उसके बाद 3 अगस्त 2016 को यह राज्यसभा में पारित हो गया। और जब राज्यसभा ने इस संशोधित करके विधेयक को जब पारित किया तो पारित करने के बाद अपने द्वारा किए गए संशोधन के लोकसभा को विचार विमर्श करने के लिए भेजा और लोकसभा ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति कब दे दिया? 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में से पारित कर दिया गया। और लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे कहां चला गया? राज्यों के पास। तब राज्यों ने 50% राज्यों के अनुमोदन के पश्चात पुनः यह संसद के पास आया और किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया? अपना 8 सितंबर 2016 को सहमति प्रदान कर दिए और साथ ही साथ इसी तिथि को यह भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो गया। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? बाबू 122वां संविधान संशोधन समझ गए? अभी यह एक्ट नहीं है, अभी यह एक्ट नहीं है, अभी यह एक विधेयक था। अब यह पारित हो गया ना? पारित हो गया ना? अब आपका एक्ट बन गया। अब ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। तो मेरे भाई इतनी बात समझने में कोई समस्या आप लोगों को? बताइए प्रिंस जी, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए? चलिए, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे हैं आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए अगली बात को समझिएगा। अगली बात है, हाँ 1 मिनट जाएगा। 50% राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति की सहमति। तो राष्ट्रपति ने कब सहमति दिया मेरे भाई? 8 सितंबर को। 8 सितंबर 2016 को, गलती मत करिएगा। अब 50% राज्यों का क्या मतलब है? 50% राज्यों का मतलब क्या है? उस समय कितने राज्य थे? 29 राज्य, यानी 29 राज्यों का 50%, यही ना मतलब हुआ। उस समय 29 राज्य थे और आज कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। तो उस समय जो 29 राज्य थे, 29 राज्य का 50%। बात क्लियर है? अगली बात आपसे पूछ ले मेरे शेरों, पूछ ले, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाले राज्य आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहला याद रखिएगा पहला राज्य, उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा राज्य, उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा राज्य, उसके बाद आपको याद रखना है 15वां राज्य,
और उसके बाद 16वां राज्य। आपको एक एक बात याद समझा रहा हूं, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। अभी ना कि अपना दिमाग लगा करके पूरे क्वेश्चन को ही गलत करके चले आइएगा, ठीक है। तो पहला राज्य कौन था बाबू? असम। असम की राजधानी दिसपुर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर स्थित है? असम में। क्या नाम है? माजुली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में स्थित है। याद रखिएगा, एक श्रृंगी गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अगला सवाल पूछ ले, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? अंबुबाची मेला को। कहां पर लगता है? असम में, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। कब? 12 अगस्त 2016। उसके बाद कौन सा राज्य है बाबू जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला? बिहार। कब? 16 अगस्त 2016। तीसरा राज्य कौन सा है? झारखंड। 15वां राज्य कौन है? गोवा। 16वां राज्य कौन सा है? ओडिशा, जिसने क्या किया था? जीएसटी बिल को मंजूरी दिया था। और जीएसटी बिल को जब मंजूरी इन 16 राज्यों ने दे दिया, यानी 50% राज्यों ने जीएसटी बिल को मंजूरी दिया, उसके बाद तुरंत कौन किए? राष्ट्रपति ने क्या किया? जीएसटी बिल पर अपना सिग्नेचर किया। कब? 8 सितंबर 2016 को। और इसी दिन राष्ट्रपत्र में, यानी भारत के राजपत्र में जीएसटी को अधिसूचित कर लिया गया, यानी शामिल कर लिया गया। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत? हो गया? नोट कर लिए? पीडीएफ मिलेगा, निश्चिंत रहें, पीडीएफ मिलेगा। अब वो नोट हो गया ना पूरा? चलिए अगला क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, लिख लीजिए भाई। पीडीएफ तो दे रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन हमने पीडीएफ देने का पूरा प्रयास किया है आपको। चलिए नोट कर लिए? अगला, राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी या राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद, अधिसूचित होने के बाद, अधिसूचित होने के एक मिनट मिलने के पश्चात जीएसटी बिल को, नहीं एक मिनट, जीएसटी एक्ट को, अब यहां अधिनियम बन गया मेरे भाई। अब वो अधिनियम बन गया क्योंकि अब संसद ने पारित कर दिया विधेयक को, तो विधेयक अब नहीं रहा, वो क्या बन गया? अधिनियम, यानी एक्ट बन गया। मंजूरी देने वाले राज्य, मंजूरी देने वाले राज्य। अब सवाल आपसे पूछ ले, तो आपसे पहला पूछ ले, पहला राज्य कौन है जिसने जीएसटी एक्ट को मंजूरी दिया है? अंतिम राज्य कौन है जिसने जीएसटी को क्या किया है? मंजूरी प्रदान किया है। चलिए बताइए, सबसे पहला राज्य कौन होगा जिसने जीएसटी एक्ट को मंजूरी प्रदान किया है? कोई बताए मुझे, कौन होगा? ओडिशा। जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है ओडिशा। और जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला, बिल और एक्ट में अंतर है, बिल और एक्ट में अंतर है, एक मत समझ लेना। जब विधेयक को, यानी राज्यों में सबसे पहले असम ने जीएसटी बिल को अनुमोदन किया, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, 15वां गोवा, 16वां उड़ीसा, उसके बाद यहां से अनुमोदन मिलने के बाद कहां गया पुनः विधेयक? संसद के पास। राष्ट्रपति ने उस पर 8 सितंबर 2016 को सिग्नेचर किए, उसके बाद राजपत्र में वह शामिल हो गया। और जैसे ही राजपत्र में शामिल हुआ जीएसटी विधेयक, वह एक कानून बन गया, एक अधिनियम बन गया। और उस अधिनियम को सबसे पहले उड़ीसा राज्य ने क्या किया है? मंजूरी दिया है। और अंतिम राज्य कौन है? मणिपुर। अंतिम राज्य कौन है? मणिपुर है, जिसने कब दिया? 5 जून 2017 को मंजूरी प्रदान किया था। और वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को दिया, 5 जुलाई 2017 को। उस समय याद रखिएगा, उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर उस समय क्या था? राज्य था। 2019 में धारा 370 हटा है ना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना कब? 2019 में। लेकिन 2017 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था। तो अंतिम राज्य कौन होगा? जम्मू कश्मीर होगा। हालांकि मैंने दोनों आपको लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए नोट कर लीजिए, क्या चीज? तो जम्मू कश्मीर को लगाएंगे आप, सीधी बात है, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। उस समय जम्मू कश्मीर 2017 में एक राज्य था।
अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, उससे पहले तो एक राज्य ही तो था। ठीक है, ये बात तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला, यस जीएसटी एक्ट, यहीं पर इसको भी लिख लीजिएगा। स्टेट जीएसटी एक्ट पारित करने वाले राज्य, स्टेट जीएसटी का मतलब समझ रहे हैं, यानी स्टेट, हाँ, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तो सबसे पहला राज्य अगर पूछ ले आपसे, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना, याद रखिएगा। ये तीनों ही बातें आपसे एग्जाम में पूछ लेगा तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहला राज्य तेलंगाना है। कब? 9 अप्रैल 2017, 9 अप्रैल 2017 को। और उसके बाद सेकेंड राज्य कौन सा है? बिहार, जिसने क्या किया है? जीएसटी, एस जीएसटी एक्ट को, एस जीएसटी एक्ट को क्या किया है? पारित किया है। कोई समस्या? चलिए चलिए, हो गया पूरी बातें। चलिए अगला सवाल याद रखिए, राज्यों की अनुसमर्थन मिलने के पश्चात, समर्थन मिलने के पश्चात जीएसटी बिल को, जीएसटी बिल को क्या किया गया बाबू, बताइए? जीएसटी बिल को क्या किया गया? पश्चात, ना ना ना, रुक जाइए, जीएसटी राज्यों के अनुसमर्थन के मिलने के पश्चात थोड़ा सा मिस्टेक है, रुक जाइए, मिलने के पश्चात 8 सितंबर 2016 को ये बात, एक एक बात समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे ध्यान से मत समझिए, बाद में आपको दिक्कत हो। इसे संविधान कोष्टक लगा दीजिएगा यहां पे, सॉरी उद्धरण चिन्ह लगा दीजिएगा। इसे संविधान 101वां संविधान संशोधन एक्ट, ठीक है, संविधान अधिनियम, कौन सा अधिनियम था मेरे भाई? 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया, अधिनियमित किया गया। सारी बातें समझा दे रहा हूं कि यानी अब यहां पे जब राष्ट्रपति ने, राज्यों ने समर्थन दिया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? उस पर अपनी सहमति दे दिए। उसके बाद 122वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, उसे संविधान अधिनियम 2016, जिसे आप 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं, इसके रूप में अधिनियमित कर दिया गया। ठीक है, और इसी के तहत 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ही, यानी इसी 101वां की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इसके द्वारा ही इसे संविधान में जोड़ा गया। यानी ऐसे समझ लीजिएगा, जीएसटी का संविधान में उल्लेख, अगर सवाल पूछ ले, जीएसटी का संविधान में अगर उल्लेख आपसे कर ले, कहां पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 246A। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर यहीं पर पूछ ले आपसे जीएसटी परिषद का उल्लेख कहां किया गया है, जीएसटी परिषद का उल्लेख कहां किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 279A, इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
हो गया? चलिए, पूरी बात समझ गए? अगर यही सवाल आपसे पूछ ले अनुच्छेद, एक सवाल, एक अनुच्छेद और आपको याद रखना है जीएसटी से, एक अनुच्छेद और याद रखना है आपको, अनुच्छेद 269 ए याद रखना है आपको, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी के संदर्भ में जीएसटी को एकत्र करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? नहीं समझे आप, मेरी बात को समझिएगा। मेरी बात तो समझिएगा। अनुच्छेद 269 कहता है राज्यीय व्यापार के संदर्भ में जीएसटी एकत्र करने का काम कौन करेगी? एकत्र करने का कार्य केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, तथा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर राज्यों के मध्य करों का बंटवारा केंद्र सरकार करती है। अभी आगे हम इसको बड़े विस्तार से समझेंगे, ये तीनों ही आप याद रखिएगा। आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, क्रमिक रूप से हम इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। अभी भी मन में कोई सवाल है तो बताइए। जैसे मेरे भाई बात को समझिएगा, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए कि भारत में एक जीएसटी लगता है आईजीएसटी, जिसको हम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह कर तभी लगता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य व्यापार हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मध्य प्रदेश में कोई कंपनी लगी है, मध्य प्रदेश में क्या है, कोई कंपनी लगी है, और वहां से कंपनी क्या करती है, माल का निर्माण, किसी वस्तु का निर्माण करके उत्तर प्रदेश में भेज रही है, और वह वस्तु बिक कहां रहा है, उत्तर प्रदेश में। वस्तु का निर्माण किया कहां गया, मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी में, अब वस्तु बिका कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी परिस्थिति में जो जीएसटी लगेगा उसे हम आईजीएसटी कहते हैं, और आईजीएसटी को पूरा स्टोर एकत्र करने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि अब केंद्र सरकार जो आईजीएसटी को एकत्र की है टोटल अपने पास रखेगी, और फिर वह देखेगी कि वस्तु का निर्माण कहां किया गया है, मध्य प्रदेश में, लेकिन बिका कहां गया है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को देने का काम करेगी। यानी अगर 18% जीएसटी आईजीएसटी के तहत लिया गया है टैक्स, तो 9% केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और 9% उत्तर प्रदेश को देगी, मध्य प्रदेश को नहीं देगी। क्योंकि जीएसटी जो होता है, जीएसटी वह किस पे, एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी कैसा कर है, एक गंतव्य आधारित कर है, जो कि उपभोक्ता को अदा करना पड़ता है। उपभोक्ता का मतलब यह हुआ, कंपनी ने माल का निर्माण किया, उसको सप्लाई किया, और उसके बाद कहां, किसके पास गया, दुकानदार के पास गया। अब दुकानदार ने उस वस्तु को बेचा, कस्टमर को, उपभोग हम कर रहे हैं, उस वस्तु का यूज हम करेंगे, तो जीएसटी हमें ही अदा करना पड़ेगा। यानी जीएसटी जो है अंतिम रूप से ग्राहकों के द्वारा अदा किया जाता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, हाँ, अंतर आईजीएसटी की बात कर रहा है कि अंतरराज्यीय जब व्यापार होगा एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, तो जो वहां पे जीएसटी मिलेगा, टैक्स मिलेगा, उस टैक्स को एकत्र करने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार। और उस केंद्र सरकार एकत्र करने के बाद जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर उस टैक्स को राज्यों के मध्य बांटने का काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री लगी है, उसने किसी वस्तु का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद उत्तर प्रदेश में उसने व्यापार किया, यानी और उत्तर प्रदेश में आकर के वह वस्तु बिक रहा है,
तो इस संदर्भ में जो टैक्स मिलता है उसको हम आईजीएसटी के अंतर्गत रखेंगे। तो राज्य सरकार क्या करेगी, अगर 18% आईजीएसटी मिला है तो 9% तो अपने पास रखेगी और 9% उत्तर प्रदेश को देगी, मध्य प्रदेश को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बेशक वस्तु का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन वस्तु मध्य प्रदेश में नहीं बिका है, उत्तर प्रदेश में बिका है, और जहां पर बिका है उसी को टैक्स देगी। क्लियर है? चलिए, ये तीनों अंश ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। कौन सा है? ऊपर वाला है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी की विशेषताएं क्या है? जीएसटी आने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जीएसटी को मतलब करों को चुराने पर, जीएसटी ना देने पर जो सजा का क्या प्रावधान है? जीएसटी के कानून में जो भी उल्लेखित नियमावली है उन सभी का उल्लेख, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछेगा जीएसटी का नारा क्या है? बताइए जीएसटी का नारा क्या है मेरे भाई, कोई बता दे? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये जीएसटी का क्या है? नारा है बाबू, याद रखिएगा। जीएसटी की प्रकृति कैसी है? जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी कैसा कर है? एक गंतव्य आधारित कर है, ये बात आप याद रखिएगा। गंतव्य आधारित का मतलब यह हुआ, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, जैसे ये कोई अगर फैक्ट्री है, यहां पर किसी वस्तु का निर्माण हुआ, उसके बाद ये कहां गया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कहां गया? रिटेलर के पास। अब रिटेलर के बाद कहां गया? ग्राहक के पास। अब ग्राहक ही क्या है? उपभोक्ता है। ग्राहक ही क्या है? उपभोक्ता है। यानी उस वस्तु का उपभोग कौन करेगा? यही ना करेगा, ग्राहक ही ना करेगा। तो जीएसटी का भुगतान यही करते हैं मेरे भाई, जीएसटी का भुगतान यही करेंगे। हालांकि ये लोग भी जीएसटी देंगे, अगर आप देंगे, लेकिन कहीं कहीं से वो उसका कवर कर लेते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से जीएसटी को ये लोग रिकवर कर लेते हैं अपना। लेकिन अंतिम रूप से जो सबसे अधिक जीएसटी जो देता है वो कस्टमर होता है, उपभोग जो करता है उसी को ज्यादा जीएसटी देना पड़ता है इन लोगों की अपेक्षा। कौन सा? आपको एहसास नहीं होने पाता। ये नहीं, अगर आप सामान लेने जाते हो तो आप उस सामान आपसे दुकानदार नहीं कहता है कि बाबू है कलमी है जो मार्करवा है आपका, ये आपका 50 रुपए का है, 50 रुपए मार्कर का हुआ, और इसमें से आपको 20 रुपया जीएसटी देना पड़ेगा, प्लस 20 रुपया जीएसटी अलग से दीजिए, ऐसा नहीं कहता है कोई। वो इकट्ठे आपका बिल बनता है, उसी में सब कुछ रहता है। इस वस्तु की कीमत भी रहती है, इस पे लगने वाली जीएसटी भी रहती है, आपको बिल थमा देता है। समझ में आया? आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना, उस पर भी ज्यादा जीएसटी लगता है, इसी नाते वस्तु महंगा मिलता है आपको। हाँ मतलब हाँ लगे, उस पर जीएसटी लगता है बाबू, अलग से लगता है, उस पर सब पे लगता है जीएसटी। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? आया समझ में पूरी बातें? क्या हुआ? अगली बात आप समझने का, अगली बात जीएसटी के प्रकार। गंतव्य आधारित जीएसटी के प्रकार। बताइए जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार हैं मेरे शेरों? 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं क्रमिक रूप से। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वह क्या है? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप क्या कहते हैं बाबू? आईजीएसटी। दूसरा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी। उसके बाद क्या है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप क्या कहते हो? यस जीएसटी कहते हैं। और लास्ट वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर यानी इसी को आप क्या कहते हैं? यूटीजीएसटी। ठीक है, अब मेरे भाई बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अब
जब भी सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे दो राज्य, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश का, तो अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो आपको क्या कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? सी जीएसटी देना पड़ेगा, आपको यस जीएसटी देना पड़ेगा। किसी वस्तु को आप खरीदेंगे तो जो ऑनलाइन आपका जीएसटी बिल मिलता है उस पर लिखा रहता है यस जीएसटी और सी जीएसटी लिखा रहता है। लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है? और जीएसटी उस पर लिखा रहेगा। अगर जीएसटी लिखा है 18%, अगर जीएसटी 18% लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 18% में सी जीएसटी आपका 9% है और यस जीएसटी आपका 9% है। समझ में आ रहा है बात की नहीं? अभी मत समझ लेना कि अगर जीएसटी आपका 18% लिखा है तो सी जीएसटी भी 18 होगा, यस जीएसटी भी 18 होगा, ऐसा मत समझिएगा। अगर 18% जीएसटी लिखा है उसका मतलब यह हुआ कि यस जीएसटी 9% और सी जीएसटी 9% होगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, दूसरी बात याद रखिएगा, अगर यही दिल्ली है तो दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सी जीएसटी आपका लगेगा अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं। लेकिन यहां पे अब एस जीएसटी नहीं लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। क्यों यूटी जीएसटी लगेगा? क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, इस नाते यहां पर यस जीएसटी नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, अगर मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कोई वस्तु बन रही है, यहां पर किसी वस्तु की फैक्ट्री लगी हुई है और यहां से वस्तु बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आ रही है और उत्तर प्रदेश में उस वस्तु को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो जीएसटी लगेगा उसे हम कहते हैं आईजीएसटी। और इस जीएसटी को एकत्र करने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार यह देखती है कि वस्तु बिका कहां पर है, जिस राज्य में बिकता है। अगर 18% आईजीएसटी कलेक्ट किया केंद्र सरकार ने तो 9% तो अपने पास रखेगी और 9% जहां पर बिका है, यानी उत्तर प्रदेश में बिका है तो उत्तर प्रदेश को 9% दे देगी, टोटल 18%। ऐसे होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए, आया समझ में? अब अगली बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब अगर ये आपसे पूछ ले एक ये तो जीएसटी के प्रकार हैं, अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बाबू। अब ये जो बिल है, एक मिनट जाइएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बिल पूछेगा यस जीएसटी, सी जीएसटी, यानी यस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी संबंधी जो बिल था, ये बिल कब पारित हुआ? ये बिल कब पारित हुआ मेरे भाई? ये आपसे पूछ लेगा, एक एक डेट आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा। अगर डेट पूछेगा तो सबसे पहले याद रखना बाबू, इसमें से याद रखना एक एक बात, कई सारी बातें। यहां एक डायग्राम हम बना लेते हैं, यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं लोकसभा। लोकसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में कब पारित हुआ? राष्ट्रपति की सहमति कब मिली हुई? राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है, एक एक बात समझिएगा। तो लोकसभा में इन चारों जीएसटी के जो चार आप प्रकार देख रहे हैं, इन चारों का जो एक बिल आया था, ये बिल कब लाया गया मेरे शेर? ये बिल कब लाया गया था? एक मिनट जाइएगा। वस्तु एवं, ठीक है, ये चारों का जो बिल था वो कब लाया गया? तो लोकसभा में पास हुआ कब? 29, डेट क्या है? 29 मार्च है कि क्या है बताइए? 29 मार्च, 29 मार्च 2017, 29 मार्च 2017 को लोकसभा में। उसके बाद 6 अप्रैल 2017 को कहां पर? राज्यसभा में पारित हुआ। और उसके बाद राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी। 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने जीएसटी के चारों यस जीएसटी, यूटी जीएसटी, सी जीएसटी को क्या किए थे? मंजूरी प्रदान किए थे। ये बात भी याद रखिएगा, सारे डेट ही अलग अलग है और सबको आपको अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? हो गया? चलिए अगला, जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट में क्या क्या है मेरे भाई? आपसे पूछेगा अध्याय, कुल अध्याय आपसे पूछ लेगा कि जीएसटी में कुल कितने अध्याय हैं, कुल धारा कितनी है, कुल धारा कितनी है, कुल अनुसूची आपसे पूछेगा, कुल कितनी अनुसूचियां हैं। एक एक बात समझिए, कुल अध्याय कितने हैं बाबू? 25 अध्याय हैं, 162 टोटल धाराएं हैं और अनुसूची टोटल कितनी है? 4 अनुसूची। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगली बात याद रखिएगा, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद स्थापना, सदस्यों की
सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? अगला पूछ ले, कुल सदस्य कितने होते हैं? सारी बातें याद रखिएगा। तो स्थापना जब भी पूछा जाए जीएसटी का, तो कुल जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। स्थापना कब हुआ? 12 सितंबर। 12 सितंबर 2016 को क्या हुआ? जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और जीएसटी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य हैं मेरे भाई? 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला ही पूछ ले, कोरम पूर्ति। कोरम या गण पूर्ति, यानी कितने सदस्य जीएसटी काउंसिल में उपस्थित रहे कि जीएसटी परिषद का कार्य चल सके। तो कितने होते हैं बाबू? कुल सदस्यों का कितना? 50%। कुल सदस्यों का 50% सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है मेरे भाई, तभी जीएसटी परिषद की का कार्यवाही चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। अगला सवाल पूछ ले, जीएसटी परिषद के निर्णय हेतु जो एक तरह से मतदान, निर्णय हेतु जो मतदान की जो शक्ति है वो किसके पास कितना कितना है मेरे भाई? चलिए पूछ ले, हेतु केंद्र व राज्य के वोटों का महत्व। तो अगर केंद्र की बात किया जाए और एक तरफ राज्य की बात किया जाए, तो केंद्र के वोटों का महत्व कितना है? 1/3। और राज्य के वोटों का महत्व कितना है? 2/3। यानी राज्यों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यानी राज्य क्या है? जीएसटी परिषद में राज्यों का एक तरह से ज्यादा महत्व है बाबू। 2/3 सदस्यों का मतदान सकारात्मक होना चाहिए किसी विषय को लेकर के, ठीक है। चलिए, अगर जीएसटी परिषद का उल्लेख जब भी कहेगा तो आप क्या कहेंगे बाबू? जीएसटी परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अभी मैंने आपको बताया है, अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद का उल्लेख है, ठीक है। चलिए, GSTIN, जिसका मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब इसमें पूछ ले, कुल डिजिट कितने होते हैं मेरे भाई? कुल डिजिट कितने होते हैं? तो कुल डिजिट कितने होते हैं याद रखिएगा, 15। GSTIN में कितने डिजिट होते हैं? 15। जैसे आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12। मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 10। उसी प्रकार GSTIN में कितने होते हैं डिजिट? 15 डिजिट होते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको याद रखना है GSTN। आपको याद रखना है GSTN क्या होता है। इसका पूरा नाम आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो सवाल पूछेगा कि GSTN का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? सॉफ्टवेयर निर्माण किसने किया? GSTN का सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, इंफोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा जीएसटी के पूरे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है। ये सब फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है मेरे भाई, तो एक एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो गया। अब उसके बाद जीएसटी की दरें कितने हैं मेरे भाई? टोटल बताइए, जीएसटी की कुल कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं। कौन कौन सा? 0% है, लेकिन 0% का मतलब होता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले 5%, उसके बाद क्या है? 5% के बाद 12%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये जीएसटी की क्या है टोटल मेरे भाई? ये जीएसटी की दरें हैं। और हाईएस्ट दर कितना है जीएसटी का? 28% है। ये बात याद रखिएगा। अगली बात, अन्य दरें। जीएसटी की कुछ अन्य दरें भी हैं। मुख्य रूप से यही 4 दरें हैं, लेकिन कुछ अन्य दर भी हैं। एक है आपका 3% और एक है आपका 0.25%। ये जीएसटी की अन्य दरें हैं बाबू, याद रखिएगा। जीएसटी की अन्य दरें हैं, एक 3% और एक 0.25%। लेकिन मुख्य रूप से आप यही 4 को जानिए, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत इन चीजों को, ठीक है। हाँ,
4 बताइएगा कौन सा। आप देखिए 0% को नहीं गणना करेंगे, लेकिन आप शामिल कर सकते हैं। आप 4 मारिएगा, 5% को गणना नहीं किया जाता, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम 4 ही मारिएगा। 5%, 12%, 18%, 28%, यही जीएसटी की मुख्य दरें हैं। ठीक है, अभी भी कोई मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। चलिए, हाँ एक और याद रखिएगा, HSN कोड। HSN कोड किस पे लगता है? वस्तुओं पर, वस्तुओं या माल पर लगता है। पूछेगा HSN कोड किस पे लगता है, तो वस्तुओं पर। ठीक है, इसमें कुल डिजिट कितने होते हैं आपसे पूछ लेगा, डिजिट कितने होते हैं मेरे भाई, तो याद रखिए इसमें कुल 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, 8 डिजिट होते हैं, ये बात भी आपसे पूछ लेगा। अगला पूछ ले, इसका पूरा नाम पूछ लेगा, बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए। HSN कोड का पूरा नाम क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम नंबर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नंबर, सिस्टम नंबर कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नंबर कोड। ये क्या होता है? HSN कोड का क्या होता है बाबू? यह पूरा नाम होता है। लास्ट है आपका SAC कोड। लास्ट क्या है? SAC कोड है, जिसे आपको याद रखना है। SAC कोड, इसे आपको याद रखना है कि SAC कोड कहां लगता है। तो जब भी SAC कोड से सवाल किया जाए कि SAC कोड कहां लगता है, तो याद रखिएगा सेवाओं पर। किस पर लगता है? सेवाओं पर लगता है। और इसका नाम, पूरा नाम क्या आता है? सेवाओं पर, सेवाओं पर लगने वाला कोड। ठीक है, इसमें कुल डिजिट कितने होते हैं आपसे पूछ ले, कुल डिजिट कितने होते हैं आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा इसमें कुल डिजिट जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। और इसका नाम क्या है पूरा, बताइए? सर्विस अकाउंटिंग कोड। इसका पूरा नाम क्या है SAC कोड का? कोई बताए मुझे, क्या हो जाएगा? सर्विस अकाउंटिंग कोड। पूरा नाम क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि ये बताइए, आपसे सवाल पूछा जाए कि HSN कोड किस पे लगता है, HSN कोड किस पे लगता है, तो वस्तुओं पर लगता है, या माल पर लगता है, या गुड्स पे लगता है। SAC कोड किस पे लगता है? सेवाओं पर लगता है। और याद रखिएगा इसमें कुल 6 डिजिट होते हैं। इस वाले कोड में एक कोड है एक प्रकार का, किस पे लगता है? सेवाओं पर। इसमें 6 अंक होते हैं और इसमें 8 अंक होते हैं। SAC कोड 99 से प्रारंभ होता है, 99 से प्रारंभ होता है SAC कोड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, अच्छा लगा क्लास? सारे डाउट आप लोगों को मैंने GST को खत्म करने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। चलिए।